नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की करते हैं शुरुआत। केदारनाथ से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां MI-17 हेलीकॉप्टर से खराब हुए हेलीकॉप्टर ले जाते वक्त यह हादसा हुआ है, जिसका वीडियो आप अभी अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पर्यटन अधिकारी के मुताबिक हादसा शनिवार सुबह 7 बजे को हुआ है और सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर खराब हो चुका था, जिसे क्रिस्टल हेलीकॉप्टर को ले जाया जा रहा था। तभी अचानक क्रिस्टल हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ने से MI-17 पर भी खतरा मंडराने लगा, जिसके बाद पायलट ने खतरा भांपते हुए क्रिस्टल हेलीकॉप्टर की टोचन चेन तोड़कर उसे गिरा दिया है। ये तस्वीरें क्रैश की तस्वीरें वायरल हो रही है। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से हेलीकॉप्टर नीचे गिरता है खाई में। वहीं पहाड़ों के बीच जमीन पर गिरने से हेलीकॉप्टर मलबे में तब्दील हो गया है और घटनास्थल पर SDRF की टीम पहुंच गई है। हेलीकॉप्टर के मलबे को हटाया जा रहा है। राहत की खबर यह है कि इस हादसे में कोई जान हानि नहीं हुई। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते हैं अभय की तरफ। अभय, बहुत बड़ा हादसा हो सकता था लेकिन वो टल गया है। MI-17 से गिरा है क्रिस्टल हेलीकॉप्टर। आखिर क्यों इतनी बड़ी लापरवाही, क्यों इतनी बड़ी चूक हो गई? जी बिल्कुल, ऐसे इस रूप में समझ सकते हैं कि जो केदारनाथ में एक घटना घटी है, कि पायलट की सूझबूझ से एक बड़ी घटना यहाँ पर हो सकती थी, लेकिन पायलट ने जिस तरह की सूझबूझ यहाँ पर दिखाई है तो उससे बड़ी घटना होने से बच गई है। ये बड़ा हादसा टल चुका है, लेकिन अभी ये कहा जा सकता है की टीम मौके पर पहुंची है। वहां पर देखा जा रहा है कि इस घटना में कोई हताहत तो नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक कोई जानकारी ऐसी मिल नहीं पाई है कि जो हेलीकॉप्टर ऊपर से MI-17 से गिराया गया उसमें कोई लोग हताहत तो नहीं हुए हैं, क्योंकि जिस जगह पे गिरा जगह तो ये कहा जा सकता है कि नो मैच लैंड है, लेकिन जिस तरीके से ये घटना घटी है ऐसे में कोई प्रत्यक्षदर्शी आसपास तो नहीं रहा होगा, तो उसकी जांच वहां पर की जा रही है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि आज केदार घाटी में एक बड़ा हादसा पायलट की सूझबूझ से यहाँ पर टाला गया है, क्योंकि केदार घाटी से ये कह सकते हैं केदारनाथ हेलीपैड से ये क्रिस्टल एविएशन हेलीकॉप्टर का जो हेलीकॉप्टर था इसको MI-17 के माध्यम से टो करके जो गोचर हवा की पट्टी ले जाने का वहां पर हो रहा था, लेकिन जैसे ही केदारनाथ धाम से इसे टो करने का काम वहां पर किया गया तो वहां से सिर्फ कुछ दूरी पर ये कह सकते हैं कि चंद मिनट पर ही छोटी लिंचोली के पास इस हेलीकॉप्टर का बैलेंस बिगड़ने लग गया था, जिसके चलते MI-17 को भी खतरा उत्पन्न हो गया था। और यही वजह रही कि पायलट ने फिर इसे अंतिम समय में नीचे गिराना उसने समझा, फिर इसको नीचे गिरा दिया गया। जहां पर ये नीचे गिरा है वो छोटी लिंचोली के पास का जो रास्ता था, यानी जो पैदल चलने वाला जो रास्ता है उस रास्ते के समय पे इसको गिराने का काम हो पाया है। और ये कह सकते हैं कि ये वही हेलीकॉप्टर जो पिछले दिनों केदार घाटी में इमरजेंसी जिसकी लैंडिंग यहाँ पर हुई थी, उस दौरान भी ये कह सकते हैं कि पायलट की सूझबूझ से यात्रियों की जान बची थी, और आज फिर एक और MI-17 के पायलट की वजह से एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। बिल्कुल, अब है MI-17 एहतियात बरतते हुए इस खराब हेलीकॉप्टर को गिराता है। अगर इस हेलीकॉप्टर को नहीं गिराया जाता तो क्या कुछ बड़ी घटना हो सकती थी? कितने लोग MI-17 में सवार थे? अब है बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि MI-17 में उस समय पायलट्स के अलावा क्रिस्टल एविएशन कंपनी के कर्मचारी वहां पर मौजूद थे। एक पायलट और बताया जा रहा है जो उस समय MI-17 में बैठा हुआ था, जिसकी निगरानी में इस हेलीकॉप्टर को वहां पर गोचर हवाई पट्टी पर उतारना था और वहां से फिर इसे आगे ले जाना था, क्योंकि हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी थी जिसके चलते इसको सही करने के लिए ले जाया जा रहा था। लेकिन जिस तरीके से घटना घटी है उसको लेकर अब कई तरीके के सवाल वहां पर उठने लगे हैं, क्योंकि केदार घाटी में एक के बाद एक इस तरीके की हेली दुर्घटनाओं के माध्यम से लोगों में असुरक्षित यात्रा का भाव वहां पर उत्पन्न होने लगा कि अगर MI-17 हेलीकॉप्टर से भी कोई दुर्घटना हो सकती है तो फिर ऐसे में जो सुरक्षा है उस सुरक्षा पर सवाल खड़े होना वहां पर लाजमी होता है। क्योंकि अगर सेना का हेलीकॉप्टर यानी जो वायुसेना का सबसे भरोसेमंद हेलीकॉप्टर कहा जा सकता है MI-17, जो जिस पर तकनीकी विशेषज्ञ रूप में ये कह सकते हैं कि एक्सपर्ट पायलट वहां पर होते हैं, अगर वो किसी हेलीकॉप्टर को टो करके ले जा रहे हैं और उसमें भी कोई तकनीकी खराबी आ जाती है, यानी उस दौरान भी कोई चीजें ऐसी वहां पर उत्पन्न हो जाती है जिससे खतरा उत्पन्न होने लगे, तो फिर समझा जा सकता है कि कुछ चीजें वहां पर बिल्कुल है, कहीं लूप खोल रहा होगा जिसकी वजह से ये हादसा हुआ तो है, लेकिन किसी की जानहानि नहीं हुई है। बड़ा हादसा पायलट की सूझबूझ की वजह से टल गया है। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। लेकिन एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है
पायलट की सूझबूझ की वजह से क्रैश होने से हेलीकॉप्टर बचा है। MI-17 खराब हेलीकॉप्टर को लेकर जा रहा था रिपेयरिंग के लिए, जिस वक्त यह हादसा हुआ, जिसकी तस्वीर आप अभी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। MI-17 द्वारा कैस्टल के खराब पड़े हेलीकॉप्टर को टो करके नीचे लाया जा रहा था, जिसमें लगभग 7 बजे के आसपास लिंचोली के ऊपर वह हेलीकॉप्टर थोड़ा सा डिसबैलेंस होने लग गया, जिसमें पायलट ने देखा कि इससे MI-17 को खुद खतरा हो सकता है, तो उन्होंने हेलीकॉप्टर को थोड़ा सा नीचे ला करके, जहाँ पर कोई भी ह्यूमन कैजुअलिटी ना हो उसके दृष्टिगत उसको नीचे ला करके ड्रॉप कर दिया। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी हताहत नहीं हुआ है, कोई भी कैजुअलिटी की कोई सूचना नहीं है और सभी लोग सेफ हैं। वही देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस से जुड़ी ये अहम जानकारी सामने आ रही है। कांग्रेस ने संगठन में किया है बड़ा फेरबदल। देश के कई राज्यों में कांग्रेस के सह प्रभारी घोषित प्रगट सिंह और सुरेंद्र सिंह बने उत्तराखंड के सह प्रभारी। काजी निजामुद्दीन को बनाया गया है महाराष्ट्र का प्रभारी। वरिष्ठ नेता मंगल भी महाराष्ट्र के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। तो चुनावी माहौल में कांग्रेस फिर से कमर कस चुकी है और अपने चुनावी प्रभारी को यानी कि योद्धाओं को उतार दिया है। तो देहरादून से कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस ने संगठन में बड़ा फेरबदल किया है। देश के कई राज्यों में कांग्रेस के सह प्रभारी घोषित किए गए हैं। प्रगट सिंह और सुरेंद्र सिंह बने उत्तराखंड के सह प्रभारी। काजी निजामुद्दीन को बनाया गया है महाराष्ट्र का प्रभारी। वरिष्ठ नेता मंगल भी महाराष्ट्र के प्रभारी बनाए गए हैं, नियुक्त किए गए हैं। तो ये प्रेस रिलीज कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया है। महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, तारीख भले ही ऐलान नहीं की गई है, लेकिन लगातार सियासत महाराष्ट्र में तेज है और अब देहरादून में कांग्रेस की ये एक बड़ा कदम, अहम कदम और फेरबदल कर चुकी है कांग्रेस। चुनाव प्रभारी को नियुक्त किया गया है, तो बड़ा फेरबदल। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लगातार हमारे सहयोगी अभय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय, एक महाराष्ट्र में चुनाव होना है, उससे पहले कांग्रेस ने एक बड़ा फेरबदल किया है। ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अपने संगठन को और मजबूत देने के लिए निर्णय यहाँ पर लिया है। उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों में पार्टी की तरफ से सह प्रभारियों की नियुक्ति यहाँ पर की गई है। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा हैं, जो हरियाणा से सांसद हैं। इसके अलावा पार्टी की सह प्रभारी दीपिका पांडे थी, जो झारखंड से संबंधित है, उनको बदलने का काम यहाँ पर किया गया। 2 सह प्रभारी यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रगट सिंह और सुरेंद्र शर्मा, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उनको उत्तराखंड का सह प्रभारी बनाने का काम कर दिया गया है। उत्तराखंड के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो मंगलौर से इस समय नवनियुक्त विधायक हैं काजी निजामुद्दीन, उनको महाराष्ट्र का सह प्रभारी बनाने का काम यहाँ पर कर दिया गया है। क्योंकि जिस प्रकार से राज्यों में चुनाव होने हैं, ऐसे में संगठन को मजबूती देना बहुत जरूरी है। कांग्रेस की तरफ से निर्णय इसलिए लिया गया है कि सभी वरिष्ठ नेताओं की जिम्मेदारी देखकर कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को और मजबूत यहाँ पर करना चाहते हैं। उत्तराखंड में भी निकाय चुनाव होने, पंचायत चुनाव होने, केदारनाथ का विधानसभा का उपचुनाव होना है। ऐसे में संगठन के लिहाज से कोई कमियां यहाँ पर अधूरी ना रहे, इसलिए उन सब चीजों को देखते हुए निर्णय यहाँ पर लिए गए हैं। सभी वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दे दी गई है। यह समझा जा सकता है कि प्रदेश संगठन में भी नया परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जो अभी तक जिलों की कार्यकारिणी अधूरी बची हुई थी, ब्लॉक स्तर की जो कार्यकारिणी अधूरी बची हुई थी, वो अब उस पर भी तेज गति से गठन उसका होता हुआ नजर आएगा। और ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी अब चुनाव के लिए अपनी कमर कस चुकी है और उसके सकारात्मक परिणाम कांग्रेस के भीतर जल्द ही देखने को मिलेंगे। अभी तक की जो व्यवस्था कांग्रेस में रही है, उसमें कह सकते हैं कि प्रभारी का व्यस्ततम कार्यक्रम यहाँ पर होता है, तो कभी बहुत लंबे समय बाद यहाँ पर आती है, तो ऐसे में उनकी जगह पर सह प्रभारी अगर यहाँ पर नियुक्त होते हैं, तो फिर संगठन के जो कामकाज होंगे वो बेहतर गति से आगे संचालित किए जा सकते हैं। इसीलिए प्रदेश की जो मांग को देखते हुए 2 सह प्रभारी यहाँ पर नियुक्त कर दें, ताकि संगठन के कार्यों को गति मिल सके और पार्टी की जो रीति नीति है वो आम जनता तक पहुंच सके। जी, संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने ये अहम कदम उठाया। महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, इससे पहले कांग्रेस ने बड़ा फेरबदल किया है। काजी निजामुद्दीन, बेंगलोर में जिस तरीके से जीत होती है कांग्रेस के बाद, उसके बाद काजी निजामुद्दीन को भी महाराष्ट्र का प्रभारी बनाया जाता है। क्या कुछ अहम, क्योंकि अब प्रभारी बनाया गया है, तो किस आधार पर, क्या जीत के आधार पर बनाया गया है काजी निजामुद्दीन को प्रभारी, या फिर कांग्रेस इससे और भी ज्यादा एक्सपेक्ट करने लगी है काजी निजामुद्दीन से?
अभय, तो वरिष्ठ नेता मंगल भी महाराष्ट्र के प्रभारी बनाए गए हैं, प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। काजी निजामुद्दीन मंगलौर में जहां उपचुनाव होते हैं, कांग्रेस को जीत मिलती है, उसके बाद काजी निजामुद्दीन के कंधों पर भी एक बड़ी जिम्मेदारी, महाराष्ट्र का प्रभारी बनाया जाता है उन्हें। महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, उससे पहले यह प्रेस रिलीज कांग्रेस की तरफ से जारी की जाती है और इस तरीके से प्रगट सिंह और सुरेंद्र सिंह को भी चुनावी प्रभारी बनाया जाता है, सह प्रभारी बनाया जाता है। तो लगातार प्रेस रिलीज कांग्रेस की तरफ से जारी की गई है। महाराष्ट्र चुनाव से पहले सियासत तेज है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड और जैविक उत्पाद परिषद उत्तराखंड के बीच अनुबंध नई दिल्ली में साइन हुए। पीएम मोदी के भारत को विश्व का सबसे बड़ा ऑर्गेनिक फूड उत्पादन करने वाला देश बनाने में सहकारी समितियों की अहम भूमिका है। अमित शाह ने उत्तराखंड के किसानों से कहा है कि आपका पूरा ऑर्गेनिक उत्पादन NCOL यानी नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड खरीदा जाएगा और भारत ब्रांड के माध्यम से वैश्विक बाजार तक पहुंचाया जाएगा। तो NCOL खरीदा जाएगा, किसानों की ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स को खरीदा जाएगा और सीधे किसानों के बैंक खाते में इसका मुनाफा जाएगा। तो किसानों के लिए एक खुशखबरी, सीधे किसानों को इसका मुनाफा दिया जाएगा, उनके प्रोडक्ट का, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का। तो ऑर्गेनिक चीजों को बढ़ाने के लिए, ऑर्गेनिक पैदावार को बढ़ाने के लिए अमित शाह ने ये अहम पहल की है और किसानों के लिए खुशखबरी है क्योंकि अब उनके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को सीधे बाजार में भारत ब्रांड के द्वारा भेजा जाएगा और किसानों को इसका सीधा मुनाफा भी मिलेगा। अमित शाह ने किसानों से अपील की है, NCOL खरीदेगा किसानों का ऑर्गेनिक उत्पादन, तो अब सीधा मुनाफा किसानों के खाते में, किसानों के बैंक खाते में जाएगा। तो ये मुनाफा और ये खुशखबरी किसानों के लिए है। अमित शाह ने किसानों से एक बड़ी अपील की है कि वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाए और उनका मुनाफा सीधे उनके पास ही जाएगा। NCOL खरीदेगा किसानों का ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। और जैविक उत्पाद परिषद उत्तराखंड के बीच अनुबंध नई दिल्ली में साइन हुए। पीएम मोदी के भारत को विश्व का सबसे बड़ा ऑर्गेनिक फूड उत्पादन करने वाला देश बनाने में सहकारी समितियों की अहम भूमिका है। अमित शाह ने ये बातें कही है। अमित शाह ने उत्तराखंड के किसानों से कहा कि आपका पूरा ऑर्गेनिक उत्पादन NCOL यानी कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड खरीदेगा। देवभूमि समाचार में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में बढ़ते आगे, देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। उपराष्ट्रपति का उत्तराखंड दौरा आज है, तो देहरादून से बड़ी खबर, उपराष्ट्रपति का उत्तराखंड दौरा आज। 2 दिन के दौरे पर रहेंगे जगदीप धनखड़। ऋषिकेश एम्स में आयोजित कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। आज दून में रात्रि विश्राम करेंगे उपराष्ट्रपति। एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत रोपेंगे पौधे। तो ऋषिकेश एम्स में आयोजित कार्यक्रमों में शिरकत लेने के लिए जगदीप धनखड़ आज देहरादून पहुंच रहे हैं। आज दून में ही रात्रि विश्राम करेंगे उपराष्ट्रपति धनखड़ और एक पेड़ मां के नाम के तहत अभियान को एक बार फिर से बुलंदी पर ले जाने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। कई पौधे भी रोपते हुए नजर आएंगे जगदीप धनखड़। वहीं उत्तराखंड बीजेपी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान के बाद संगठन की तरफ से सफाई देने में जुटी हुई है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान के माने तो पूर्व मुख्यमंत्री का बयान किस संदर्भ में है यह देखने वाली बात होगी, लेकिन प्रदेश में कानून व्यवस्था चाक चौबंद है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी ने कहा कि सरकार का भी प्रथम उद्देश्य है और पुलिस प्रशासन को भी निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी निर्दोष को सजा ना मिले और दोषी कोई छूट ना पाए। तो बयान पर सफाई देते हुए नजर आए हैं बीजेपी मीडिया प्रभारी त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान पर सफाई पेश की गई है। जनता पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है और आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं
उन्होंने किस संदर्भ में बोला इसका विस्तार से वही बता पाएंगे। लेकिन प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बिल्कुल चुस्त एवं दुरुस्त है और यहां पर किसी भी प्रकार से कोई भी घटना होती है उसके तत्काल उस पर कार्रवाई की जाती है। दोषी चाहे कोई भी हो, चाहे बड़ा हो छोटा हो, किसी भी दल का हो, बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई की जाती है। और हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि हमारे प्रदेश के अंदर कोई भी ऐसे अवांछित तत्व न रहे, उसके खिलाफ हमारी सरकार द्वारा अभियान भी चलाया गया है। वहीं जिलाधिकारी धीराज सिंह गब्रियाल की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में टिहरी विस्थापितों की मांगों के संबंध में बैठक संपन्न हुई है। डीएम ने कहा है कि हमारा प्रयास है कि विस्थापितों को जल्द ही जमीन का अधिकार मिले। उन्होंने कहा कि संपत्ति, निवेश, कृषि उपयोग, निर्माण और विकास, भूमि उपयोगिता के साथ ही बेहतर भूमि प्रबंधन से भविष्य की सुरक्षा में सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में विधायक अनुपमा रावत, एसडीएम और कई अधिकारी भी शामिल हुए। तो विस्थापितों की मांगों को लेकर यह बैठक की गई है। इस बैठक में कई विधायकों के साथ साथ एसडीएम और कई अधिकारी भी शामिल नजर आए। डीएम ने कई विभागों की समीक्षा की। विस्थापितों की मांग को लेकर भी यह बैठक की गई। इस बैठक में लोगों की मांगों और उनकी समस्याओं के बारे में चर्चा की गई है और उसका निस्तारण करने की कोशिश की गई। वहीं मसूरी पुलिस ने कुख्यात बदमाश नरेंद्र राठी को मसूरी कोलूखेत पुलिस चेक पोस्ट से गिरफ्तार किया है। नरेंद्र राठी के पास से एक बंदूक और 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। बता दें कि आरोपी के खिलाफ 302 के तहत मुकदमे दर्ज है और उसके ऊपर 2 मर्डर का इल्जाम भी है। मसूरी पुलिस अधिकारी अरविंद चौधरी ने बताया कि मसूरी पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति मसूरी से देहरादून की ओर खुली गाड़ी में पिस्टल लहराता हुआ जा रहा है, जिसकी सूचना पर तत्काल पुलिस हरकत में आई और सभी चेक पोस्ट पर नाकेबंदी की गई। बदमाश को पकड़ लिया गया है। 3 जिंदा कारतूस बदमाश के पास से बरामद किए गए हैं और चेक पोस्ट पर नाकाबंदी पर यह पकड़ा गया है। तो पुलिस ने नाकाबंदी की और बाद बदमाश को पकड़ा है, जिसके पास से 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। तो पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। चेक पोस्ट पर नाकाबंदी कर ये सफलता हासिल की गई। से सूचना मिली कि एक काली स्कॉर्पियो हरियाणा मार्ग गाड़ी मसूरी से नीचे में जा रही है, जिसमें एक व्यक्ति तमंचा लहरा रहा है। उस सूचना में तुरंत पुलिस हरकत में आई और कोल्लू खेत चौकी में बैरियर डालकर सघन चेकिंग शुरू कर दी गई। और जैसे ही वो गाड़ी सामने से आई तो उस संदिग्ध गाड़ी को रोककर उसमें तुरंत एक्शन में लेकर नामा तलाश से पूछताछ की गई। तो उसमें एक व्यक्ति के पास जिसका नाम नरेंद्र राठी था, उसके पास एक तमंचा जिसमें कारतूस लोड था व 2 कारतूस अन्य उससे बरामद हुआ। वहीं बीते 31 जुलाई को केदार घाटी में आपदा के चलते केदारनाथ धाम का पैदल मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। पैदल मार्ग कई स्थानों पर या तो बोल्डर और चट्टाने आने की वजह से अवरुद्ध हो गया था या फिर बह चला था। पैदल यात्रा बाधित हो गई थी, लिहाजा सरकार ने युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य तो चलाया ही, साथ ही पैदल मार्ग को यात्रा के लिए सुचारू करने का भी काम किया है। पैदल मार्ग अब काफी दुरुस्त हो चुका है। हालांकि अभी 10 स्थानों पर चुनौती जरूर खड़ी है। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर्नल अजय कोठियाल को केदारनाथ धाम पैदल मार्ग का जायजा लेने के लिए भी भेजा था। कर्नल अजय कोठियाल वो शख्स है जिन्होंने 2013 की केदारनाथ त्रासदी के बाद केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण से लेकर यात्रा मार्ग सुचारू करने में अहम रोल निभाया था। यात्रा से लौटे कर्नल अजय कोठियाल का कहना है कि यात्रा मार्ग दुरुस्त करने का काम किया गया है। हालांकि पैदल मार्ग में 10 स्थानों पर चुनौती अभी भी जारी है। केदार घाटी में इस बार आई आपदा में 27 लोग लापता हुए थे, जिसमें से 7 के शव मिल चुके हैं। 20 अभी भी लापता बताए जा रहे। बड़ी संख्या में यात्रियों के पहुंचने की उम्मीद भी जताई जा रही है। देखो, पैदल मार्ग तो क्या होता है कि इंसान की फिटनेस के ऊपर होता है।
अगर मार्ग ना भी हो तब भी इंसान चले जाता है। मतलब ये कहते हैं कि इंसान के लिए कोई भी ऑब्स्टेकल ऐसा नहीं है जिसको कि वो नेगोशिएट नहीं कर सकता। लेकिन हम इसे देख रहे हैं यात्रा के पर्सपेक्टिव से। यात्रा के पर्सपेक्टिव में क्या है, जैसे आज भी यात्रा चल रही है, लेकिन 7 सितंबर के बाद में जब बहुत ज्यादा मूवमेंट होता है, तो मान लो आप लगाओ एक कोई जगह है जो कि 3 फीट चौड़ी है, 4 फीट चौड़ी है। अब ऊपर से डंडी कंडी वाले भी आ रहे हैं, नीचे से घोड़े खच्चर वाले भी जा रहे हैं और बुजुर्ग यात्री भी है। एक जगह अगर घोड़े खच्चर और डंडी कंडी वाले ऊपर नीचे आने वाले रुक गए तो बाकियों को भी टाइम लगता है। और जब 5, 6, 7 हजार लोग होते हैं तो वो एक यात्रा का मूवमेंट जो है उसको बनाने के लिए रास्ते का चौड़ीकरण उन लिमिटेड जगहों पे 10 पॉइंट पे बीच में एसडीआरएफ को प्लेस करना, ताकि कहीं अगर कोई रुकता है या कोई बीमार होता है या किसी को चोट लगती है उसे टाइमली एक फैसिलिटेट करा जाए। और बीच में कहीं पे पानी की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, उनको देखते हुए यात्रा का प्लान करा जाता है। वो एग्जाम्पल दूंगा, मान लो गौरीकुंड एक जगह है जहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे लोग रह सकते हैं, क्योंकि पुराना एक सेटअप है वहां पे सब तरीके का। मान लो लिंचौली एक जगह है जो बड़ी डेवलप हो गई है, तो मान लो लिंचौली के ठीक पहले या लिंचौली के ठीक बाद अगर कोई ब्लॉक होता है तो हम यात्रा को वहां रोक देंगे, क्योंकि लिंचौली में रहने की व्यवस्था है। देखो, इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।